शुरू करते हैं हमारा न्यू चैप्टर वेव्स। लहर नहीं होता जाहिल, तरंगे लहर। पुष्कर जी डिफाइन वेव्स। वेव क्या होती है? वेव वो होती हैं जो चलती रहती हैं। टाइप ऑफ वेव होती है साउंड वेव। जाहिलता का संपूर्ण प्रदर्शन। ओके, आप बताओ व्हाट इज वेव? जो किसी मटेरियल मीडियम में, हाँ बताओ। अभी मेरे हिसाब से आप लोगों के मन में होगा कि क्या होती है वेव्स, पर आप डिफाइन नहीं कर पा रहे होगे। कुछ बच्चे यूं कर रहे हैं पेपर में लिखा आएगा व्हाट इज वेव, तो पेपर को घूरना तो इससे तो हो भी थी है। ऐसे डिफाइन करोगे वेव को, और एक दो स्टेप्स और मार देना। हाँ, एनी डिस्टर्बेंस इज अ वेव। शांत पड़े मीडियम में कोई भी डिस्टर्बेंस अगर आ रही है तो वो वेव है। मैं पूछ रहा हूं वेव क्या है? है किसी के पास कुछ बताने के लिए? तो मैं बताता हूं, आप लोग समझने की कोशिश करना, फिर मना कर देना समझ नहीं आया, फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है? आ जाए तो हाँ बोल देना, आगे बढ़ जाएंगे। वेव में, हाँ पहले तो एक बात इसने सही बोली थी कि वेव इज अ टाइप ऑफ मोशन। मोशन का ये एक टाइप है, सही है। वेव में एनर्जी और मोमेंटम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ट्रांसफर हो जाते हैं विदाउट एक्चुअल मास मोशन ऑफ द मीडियम। मना करो ये जी, थोड़ा आ गया तो सुनो अब क्या है टाइप ऑफ मोशन। ये तो समझ में आता होगा। मैंने कहा इसमें मोमेंटम और एनर्जी ये एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुंच जाती है। जैसे ये लड़की यहाँ बैठी हुई है, अब ये कोई शरारत करे और मेरी इच्छा हो इसको पीट देने की, तो मेरे को मास मोशन उठ के जाना पड़ेगा इसके पास, तब पीटेंगे। और कोई ऐसी शक्ति हो कि मैं हवा में यूं करूँ जूम, और एनर्जी पहुंचे इसके गाल पे और पड़ जाए पटैक, तो ये जो पहुंचा ये क्या है? ये वेव है, जिसमें मास मूव करके नहीं गया, पर मेरी एनर्जी और मेरा मोमेंटम संवेग इसके गाल तक पहुंच गया। नहीं आई बात समझ में? ये जो इसका कुछ तो है। चलो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। जैसे वो बालक बैठा हुआ है, दुष्टता वो भी करता है, और तुम सारे ही मान लो दुष्ट हो, मान लो, वैसे तो आप लोग अच्छे बालक हैं। तो मैंने दुष्टता को कम करने के लिए क्लास में क्या कर रखा है, ताकि मेरे को बार बार उठ के आपके पास ना जाना पड़े। हर एक जो बच्चा बैठा हुआ है उसके कान के पास से ऐसे एक रस्सी मोटी सी बांध रखी है, और वो रस्सी यूं आती है मेरे पास, यहाँ पर बोर्ड के पास बंधी रहती है। अब मुझे दिख गया कि ये विशाल नाम का बच्चा है, ये कुछ अपनी, समझ गए ना, राक्षसी प्रवृत्ति दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं जाऊंगा, विशाल वाली रस्सी खोलूंगा, वो इसके कान के पास से आ रही है। अब विशाल वाली रस्सी में एक जर्क क्रिएट करूंगा यूं, समझ गए आप? वो जर्क ट्रैवल करता हुआ जाएगा और बज जाएगा इसके कान पे। सही बात है? तो मेरी एनर्जी और मेरा मोमेंटम, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करेंगे इसका, मेरी एनर्जी और मेरा मोमेंटम वहां तक पहुंच गया। क्या मैं मूव करके गया? अच्छा एक बात बताओ, यहां पर मीडियम का काम किसने किया? इस रस्सी ने, राइट है। पर क्या रस्सी के जिस पार्ट पे मैंने फोर्स लगाया था, इसको रस्सी के उस पार्ट ने मारा? इसको रस्सी के उसी पार्ट ने मारा जो इसके कान पे पहले से बैठा हुआ था, कान के पास। मतलब क्या है कि मैंने उस रस्सी के जिस हिस्से पे फोर्स लगाया वो हिस्सा आगे नहीं गया, उसने केवल एनर्जी आगे फेंकी, एनर्जी और मोमेंटम आगे फेंकी, राइट है? अब आ गया समझ? तो एनर्जी, एनर्जी कह रहा हूं, वेव इज अ टाइप ऑफ मोशन इन विच
एनर्जी एंड मोमेंटम ट्रेवल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विदाउट एक्चुअल मास मोशन ऑफ द मीडियम। लिख लो इस बात को। देखो इस चैप्टर से पहले आपने पढ़ा ऑसिलेशन। क्या ऑसिलेशन का कोई यूज है वेव में? तो बहुत यूज है वेव में। जब बहुत सारे ऑसिलेशन एक सिंक्रोनाइज्ड वे में होते हैं, एक पैटर्न के साथ होते हैं, तो वही वेव बनती है। नहीं आई होगी बात समझ में अभी आपको, है ना? जैसे आप पूरे मीडियम के एक पार्टिकल को ऑब्जर्व करो, एक पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करो, तो वो ऑसिलेशन है। पूरे मीडियम को एक साथ ऑब्जर्व करो तो जो मल्टीपल ऑसिलेशंस हो रहे हैं अलग अलग लोकेशन पे, वही वेव फॉर्म कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को आप? जैसे एक पार्टिकल यहाँ है, यहाँ पर एक, यहाँ है एक, यहाँ है एक, यहाँ, मतलब पानी की वाटर की लेयर है, बहुत ऊपर का वाटर का अपर सरफेस है। आप उसमें पत्थर फेंकते हैं तो जहां पर स्टोन ड्रॉप कराते हो आप, वो सोर्स बन जाता है और वहां से सर्कुलर रिपल्स आगे की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में भागती हैं। कभी ऐसा करके देखा होगा आपने, राइट है? अच्छा, ऐसा करने पे आप एक चीज को नोटिस करना, हमें ऐसा लगता है कि वो जो वाटर की अपर लेयर है वो आगे की तरफ जा रही है, पर एक्चुअल में वो आगे जाती नहीं है। आप उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रख के देखो, लकड़ी का टुकड़ा रख के देखो, पेपर रख के देखो, तो आपको ये लगेगा, पता लगेगा कि वो आगे नहीं जा रहा, वो केवल उसी जगह पर ऊपर नीचे मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि उस सरफेस के ऊपर जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स थे वो आगे मूव करके नहीं गए, वो बस अपनी पोजीशन पे ऊपर गए और फिर ऐसे नीचे गए, ऊपर जा रहे हैं और नीचे जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों भ्रम क्रिएट हो रहा है कि कुछ आगे जा रहा है? क्योंकि मोशन ऐसा है। अब यहाँ के पार्टिकल्स ऊपर हैं और जब वो नीचे आएंगे ना तो पड़ोसी पार्टिकल्स को इलास्टिसिटी की वजह से खींच के ऊपर करेंगे। नहीं आई बात समझ में? अब ये तो मीन पोजीशन पे चले गए, पर मीन पोजीशन पे इनका इनर्शिया नहीं रुकने नहीं देगा, ऑसिलेशन जानते हैं आप, राइट है? और फिर ये नीचे की तरफ जाएंगे, ये अपने ट्रफ पे चले जाएंगे, ये क्रस्ट पे आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे ये नीचे आएगा, वो आगे अपने आगे वाले पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ पुश करेगा। तो एनर्जी और मोमेंटम ऐसे ट्रैवल करके आगे जा रहा होगा। पर आप किसी भी एक पार्टिकल को देखोगे तो वो जस्ट ऊपर और नीचे जा रहा है। समझ रहे हो बात को? बोलो। तो मल्टीपल पार्टिकल्स का एक सिंक्रोनाइज्ड वे में, एक रिदम में ऑसिलेट करना ही वेव है। अरे सही बात है ना? ओके। अब वेव कितने टाइप की होती है ये भी समझना पड़ेगा हमें। लिखो टाइप्स ऑफ वेव। 3 टाइप्स ऑफ वेव है जो हमें पढ़नी है। मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव। मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, शॉर्ट में हम इसे EMW भी बोल देते हैं, एंड मैटर वेव। इनमें मैकेनिकल वेव क्या है? थर्ड वन इज मैटर वेव। मैटर वेव, इन्हें डी ब्रॉय वेव भी बोलते हैं। डन? देखो मैकेनिकल वेव्स क्या है? ये ऐसी वेव्स होती हैं जिन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। क्या मैं विशाल को मार सकता था अगर बीच में रस्सी नहीं होती? हवा में ऐसे करते रहो, नहीं पहुंचेगा एनर्जी और मोमेंटम वहां तक। वाटर में आपने पत्थर फेंका, जो वाटर की वेव्स आगे की तरफ गई, पानी ही नहीं होता अगर वहां पे, तो ऐसा होता क्या? नहीं होता। साउंड है, आपको पता है साउंड भी एक मैकेनिकल वेव है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स अ मटीरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। अगर इस रूम से एयर अभी निकाल ली जाए तो आपको पता नहीं लगेगा मैं क्या बड़बड़ा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ। सही बात है ना? बहुत अच्छे। अच्छा, साउंड ज्यादा फास्ट किस में ट्रेवल करता है दिव्या जी? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में? गैस में फास्ट, लिक्विड में उससे स्लो, और सॉलिड में उससे भी कम। तो उल्टा बता रहे हैं आप। साउंड की स्पीड ये मटेरियल पे डिपेंड करता है ना। मटेरियल चाहिए ट्रेवल करने के लिए, मटेरियल जितना ज्यादा होगा तो इसकी ट्रेवलिंग उतनी अच्छी होगी। सॉलिड में डेंसिटी हाई मिलेगी आपको, मटेरियल ज्यादा मिलेगा थोड़े से वॉल्यूम में, एटम मॉलिक्यूल पास पास होंगे, एनर्जी को धैर धैर ट्रांसफर करेंगे। नहीं आई बात समझ में? तो सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड्स में कम होती है। हम तो जिसमें कर रहे हैं सबसे कम है, ये करीब 334 मीटर पर सेकंड के आसपास की स्पीड है। मतलब एयर में साउंड को 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 3 सेकंड का टाइम लगेगा।
1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 3 सेकंड। अब बोलोगे अच्छी खासी स्पीड तो है ये, हाँ है, पर उतनी अच्छी भी नहीं है। सही बात है ना? साउंड में दिव्या जी, साउंड में और लाइट में कौन फास्ट? लाइट फास्ट। तो लाइट की स्पीड साउंड से ज्यादा होती है? बोलो। अरे यार छोटी क्लास में सवाल आता है कि जब बिजली कड़कती है तो आपको दिखाई पहले दे जाती है, उसका कड़कने का साउंड बाद में आता है ना? तो इसका रीजन क्या है? तो बच्चे बोलते हैं क्योंकि आंखें आगे होती हैं, कान पीछे होते हैं। ये है रीजन। ये ठीक बोला? ऐसे ही लोग हैं वो जो मिसगाइड करते हैं। क्या रीजन है? क्योंकि लाइट की स्पीड साउंड से ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कहाँ ये 1 किलोमीटर ट्रैवल करने में 3 सेकंड ले रहा है, कहाँ लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर जाएगी। कंपैरिजन है क्या कोई? सही बात है। ओके ओके ओके। और भी आपने इसके कई सारे बचपन में एग्जाम्पल पढ़े होंगे, आप लोग भूल जाते हैं कि जैसे अगर किसी रेलवे स्टेशन पे जाएं, ट्रेन आने वाली, आपको वैसे सुनाई नहीं दे रहा तो पटरी पे कान लगा लो। बट अब तो अलाउ नहीं करेंगे जाना देना, राक्षसी लोग होते हैं, है ना? पहले जो खुले प्लेटफॉर्म होते थे तो ऐसे ले, अगर उस पटरी पे कान रखोगे उसकी आवाज़ सुनाई दे जाएगी ट्रेन की। सही बात है ना? सॉलिड है, उससे ट्रैवल करके आ गई, एयर में ट्रैवल करके नहीं आ पा रही आप तक। समय पे हटा भी लेना मुंह। सही है? आ रही है, आ रही है, अब और बढ़िया आ रही है, अब तो बहुत ही गजब आ रही है। वाटर के अंदर आपने सुना होगा कि जो वेल्स वगैरह होती हैं वो कईयों किलोमीटर दूर से भी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेती है, बातचीत की, और बहन कैसी है, मैं बढ़िया। अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं वो बात करने के लिए। सही बात है। और भी अगर कई सारे एग्जाम्पल देखे जाएं तो आपने देखा होगा कि अगर क्लास में आपके कोई बच्चा डेस्क पे तबला बजा रहा है, और आप उस डेस्क पे कान रख लें ऐसे करके, तो साउंड बहुत बड़ा सुनाई देता है हमें, क्योंकि वो सॉलिड में से आ रहा है अब ट्रैवल करके। सही बात है। तो ध्यान रखो, मटेरियल मीडियम है तो मटेरियल जितना ज्यादा होगा उतना कम एनर्जी लॉस के साथ ट्रैवल होगा। सही बात है। तो साउंड इज अ मैकेनिकल वेव, इट रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम। तो मैकेनिकल वेव क्या होती है समझ में आ गया? जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है चलने के लिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होंगी? जिनको नहीं होती। रवि रंजन जी एग्जाम्पल दो, ऐसी वेव का एग्जाम्पल दो जिन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। सही बात है ना? लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता। सही बात है। कैसे बताओ? हमें कैसे पता कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए? यार ये सन से अर्थ पे आ गई, बीच में कौन सी रोडें बना रखी हैं आपने, है ना? सही बात है। कौन सा एयर वेयर क्या है? कुछ भी नहीं है। तो 15 करोड़ किलोमीटर ट्रैवल करके आ गई, राइट है? बोलते ही नहीं है। बहुत बढ़िया। लाइट के अलावा और एग्जांपल दो। हाँ दो। एक्सरे, बहुत बढ़िया। हड्डी फड्डी टूटी आपकी कभी? फिर भी बताइए एग्जाम। रेडियो वेव, बहुत अच्छे। माइक्रोवेव, ओहो गजब, बस और नहीं जानना मुझे। ये सारी, अच्छा ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, केवल लाइट नहीं, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सारी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती हैं, केवल लाइट नहीं। समझ गए? बोलो। तो मैकेनिकल और ईएमडब्ल्यू तो क्लियर हो गया आपको, जिन्हें मीडियम चाहिए और जिन्हें मीडियम। तो ये मैटर क्या भला है? मैटर वेव के बारे में आप क्लास 12th में पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है? ये ऐसा है कि जब फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये मूव करते हैं, तो डी ब्रॉय जी ने कहा था कि जब ये मूव करेंगे तो इसके साथ ना वेव एसोसिएट हो जाती है एक, उनको डी ब्रॉय वेव्स बोलते हैं, और उसकी वेवलेंथ भी मेजर करी थी डी ब्रॉय वेवलेंथ के नाम से। पढ़ा है क्या केमिस्ट्री में आप लोगों ने? पढ़ा है? इंटरफेरेंस ये कहां पढ़ रहे हो आप? केमिस्ट्री तुम्हें इंटरफेरेंस पढ़ाएगी तो फिजिक्स क्या पढ़ाएगी? चलो ठीक है, कोई नहीं, अच्छा है, बढ़िया है, बहुत अच्छे। समझाएं इसके बारे में भी थोड़ा सा। पक्की बात है, थोड़ा समय लग जाएगा, कोई बात नहीं, बहुत समय तुम्हारे पास, फालतू लोगों। अच्छा सुनो, क्या बता रहा था मैं
कि जब लाइट की स्टडी की शुरुआत हुई ना, लाइट को पढ़ना शुरू हुआ, तो बहुत सारी समस्याएं आई कि लाइट चलती कैसे है। लाइट वेव की फॉर्म में चलती है या पार्टिकल्स की फॉर्म में चलती है? सही बात है ना? तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इसको, बहुत ज़्यादा समय नहीं देते इसको, राइट है? तो बहुत सारे ऐसे फिनोमेना थे जो लाइट के पार्टिकल नेचर से प्रूव हो रहे थे, जो सर आइजैक न्यूटन ने प्रूव किए थे अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी से, जिसमें उन्होंने माना था कि लाइट छोटे छोटे कॉर्पस्कल्स की फॉर्म में चलती है। आ रही है बात समझ में? लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ये सारी चीज़ें प्रूव कर दी थी उन्होंने, स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन। पर कुछ ऐसे फिनोमेना थे जो लाइट के पार्टिकल नेचर से प्रूव नहीं हो रहे थे। नेचर में दो ही हैं चीज़ें, या तो मैटर है या एनर्जी है। तो या तो पार्टिकल नेचर होगा या वेव नेचर होगा। एनर्जी के पास वेव नेचर और मैटर के पास पार्टिकल नेचर। नहीं आई बात समझ में? कुछ ऐसे फिनोमेना थे लाइट के जो पार्टिकल नेचर से प्रूव नहीं हो रहे थे, लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो इसको समझाने के लिए इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन क्या फिनोमेना होते हैं भविष्य में जानने को मिलेगा आपको, डोंट वरी। पर अभी बस इतना समझ लो कि ऐसे फिनोमेना होते हैं, ऐसे फिनोमेना होते हैं जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। इनको समझने के लिए हमें वेव नेचर चाहिए। समझ गए? तो फिर हमें ये क्लियर हो गया कि अगर वेव नेचर अगर सही है तो वो ऐसे फिनोमेना को प्रूव कर रहा है जो पार्टिकल नेचर नहीं कर पाया। पर पार्टिकल नेचर ने जो फिनोमेना प्रूव किए उसको भी प्रूव करें, तब ये सही है ना? तो इसने रिफ्लेक्शन को भी प्रूव किया और रिफ्रैक्शन को भी प्रूव किया। पर कुछ ऐसे फिनोमेना निकल के आ गए जो वेव नेचर से प्रूव नहीं हो रहे थे, पार्टिकल से हो रहे थे, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैम्पटन इफेक्ट। आ रही है बात समझ में? तो अब ये समस्या आ गई कि लाइट है क्या, पार्टिकल की तरह चलती है, वेव नेचर की तरह चलती है। फिर निकल के आया दोगला व्यवहार, डुअल नेचर, लाइक ह्यूमंस। सही बात है कि इट समटाइम बिहेव्स लाइक पार्टिकल्स और कभी ये वेव की तरह बिहेव करेगी। सही बात है? तो डी ब्रॉय नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने नेचर की सिमेट्री को स्टडी किया और सिमेट्री को स्टडी करते हुए बताया कि नेचर लव सिमेट्री। अगर वो एनर्जी को पार्टिकल नेचर दे रही है, एनर्जी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, उसको पार्टिकल नेचर दिया जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव हो गया, तो पार्टिकल्स को भी वेव नेचर देगी। नेचर कभी किसी के साथ दो तरफा व्यवहार नहीं करता। नेचर ने दिन बनाया तो, बहुत तेज हो भाई आप, शाबाश। नेचर ने पॉजिटिव चार्ज बनाया तो, नॉर्थ पोल बनाया तो, पहाड़ बनाए तो, नदियां, खाइयां, कैसे जाहिल बच्चे आ रहे हैं। पहाड़ बनाए तो नदियां, अबे कुछ है इनका लिंक। चलो ठीक है, ओके। तो उन्होंने कहा कि अगर वो उसको एनर्जी को पार्टिकल नेचर दे रहे हैं तो पार्टिकल्स को भी वेव नेचर देंगे। और उस वेव को प्रिडिक्ट किया था उन्होंने, जो बाद में हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में जाके प्रूव भी हो गया था। सही बात है? और उन्होंने बोला था कि जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके मोशन के साथ भी एक वेव एसोसिएट होगी और मैं भी उन्हीं से मिलके बनाऊं। तो अगर मैं भी चलूंगा रेस्ट पे नहीं, रुक गया तो जीरो, जब मैं चलूंगा तो मेरे साथ भी एक वेव एसोसिएट हो जाएगी। इसका नाम दिया था उन्होंने डी ब्रॉय वेव। और इसकी वेवलेंथ वगैरह भी कैलकुलेट करी थी, इसी को मैटर वेव बोल रहे हैं। पर इसकी स्टडी अपने को करनी नहीं है, हमें मेन इस चैप्टर के अंदर मैकेनिकल वेव पढ़नी है। समझ गए? तो अब दोबारा से बड़े बड़े शब्दों में टॉपिक डाल दो, मैकेनिकल वेव, और लिख लो इज अ टाइप ऑफ वेव विच रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। अब हमें मैकेनिकल वेव के भी टाइप्स पढ़ने हैं। रेडी? तो लिखो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। दो टाइप की मैकेनिकल वेव्स हैं जो आपको पढ़नी है और जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होंगी, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, राइट? अभी ये लड़की जो ऐसे ऐसे कर रही थी, ये है ट्रांसवर्स वेव, समझ गए? और देख लो इधर, ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव। हंस रहे हो? ट्रांसवर्स, सिंचन का डांस देखा आपने? वो ट्रांसवर्स वेव बनाता है ना? एक किसी, जब वो डांस कर रहा हो ना तो वीडियो रोक देना, तो क्रस्ट भी दिख जाएंगे, ट्रफ भी दिख जाएंगे। समझ गया? वाह, ऐसे जिंदा दिल एग्जांपल चाहिए हमें। ओके, तो ट्रांसवर्स वेव क्या है? तो अब मैं बताता हूँ आपको, आप सुनो, फिर मना कर देना समझ नहीं आया, फिर एक्सप्लेन करेंगे।
पर आ जाए तो थोड़ा ईमानदार भी रहना। ट्रांसवर्स वेव के अंदर, अच्छा ये दोनों ही मैकेनिकल के टाइप हैं तो दोनों को मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, बिना मीडियम तो नहीं चलेंगे, सही बात है? फिर बोलो। अब क्या है कि ट्रांसवर्स में जो मटेरियल मीडियम के पार्टिकल है ना, आपको पता है ऑसिलेट करेंगे, बहुत सारे ऑसिलेट करेंगे एक साथ तो वेव बनेगी। इसके पार्टिकल जो ऑसिलेट करते हैं उसकी डायरेक्शन और वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। नहीं आई बात समझ में? कि अगर वेव इस एक्सिस पे ऑसिलेट कर रहा है तो पार्टिकल इस एक्सिस पे ऑसिलेट कर रहा है तो वेव ऐसे चलेगी, लंबवत होगी इस पे, समझ गए? और लॉन्गिट्यूडनल में वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट ऑसिलेट करेगा, वेव उसके उस डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होगी। जैसे यहां पार्टिकल है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है तो वेव अब या तो यहां जा रही होगी या यहां जा रही होगी, समझ गए? लॉन्गिट्यूडनल में वेव का प्रोपगेशन पार्टिकल के ऑसिलेशन की डायरेक्शन में होता है और ट्रांसवर्स में वेव का प्रोपगेशन पार्टिकल के ऑसिलेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, समझ गए आप? तो जो आपने क्या किया, रस्सी पकड़ी और यू डिस्टरबेंस क्रिएट किया, इसमें हर एक रस्सी का टुकड़ा ऊपर जाता है नीचे जाता है पर वेव आगे जाती है, दिस इज ट्रांसवर्स, राइट है? और मैंने क्या रखा, मैंने फोम का टुकड़ा रखा हुआ है, मैंने फोम के टुकड़े पे इस तरफ एक जोर का चांटा मारा खींच के, जिसकी वजह से वो कंप्रेस हो गई, फिर जब वो एक्सपेंड होगी तो अपने आगे वाले पार्ट को कंप्रेस करेगी, फिर एक्सपेंड होगी अपने आगे वाले पार्ट को कंप्रेस करेगी। तो एक कंप्रेशन ट्रेवल करके आगे की तरफ जा रहा है, इसमें पार्टिकल्स ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं इस तरफ और वेव भी ऐसे ही प्रोपगेट कर रही है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल हो गया। क्लियर है? अब समझते हैं इसको एक लाइव एग्जांपल से कि क्या होती है ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। हंस कह रहे हैं आप, हंसो मत। देखो डिस्टरबेंस क्रिएट करना है आपको, हमें वेव भेजनी आगे स्लिंग की जिस डायरेक्शन में रखी हुई है, अभी डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं परपेंडिकुलर, करो, रहने दो अब आपसे हो गया। हाँ देखो, ये देखो, क्या इसमें क्रस्ट और ट्रफ बनते हुए देख पा रहे हो आप? देखो यहां पर ना हर एक जो रिंग है, हर एक रिंग पार्टिकल के मॉलिक्यूल की तरह काम कर रही है, मीडियम के पार्टिकल्स की तरह काम कर रही है। इसमें पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसा हो रहा है, किसी भी रिंग को आप देखोगे तो वो यूं और यूं जा रही है, राइट है? पर एनर्जी आगे की तरफ प्रोपगेट हो रही है। अगर मैं इसको एक टाइम पर रोक पाता तो आपको ऐसी शेप में दिखती, क्रस्ट और ट्रफ दिखते, राइट है? तो पार्टिकल का ऑसिलेशन ऐसा, वेव का ऑसिलेशन ऐसा, परपेंडिकुलर, दैट इज ट्रांसवर्स। बहुत अच्छे। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, पार्टिकल जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट करेंगे उसी में वेव जानी चाहिए, राइट? तो जर्क देंगे, कंप्रेशन आगे की तरफ जाना चाहिए, जाएगा नहीं जाएगा देखते हैं, जाएगा कैसे नहीं, गया कुछ, देखो गया और वापस भी आया, तो रिफ्लेक्शन तो होगा ही ना, वेव है, क्या दिक्कत है? ये देखो, ये कंप्रेशन आगे की तरफ ट्रैवल करता जा रहा है। होता क्या है कि जैसे कंप्रेस करता हूँ इस तरफ, तो एक कुछ 4-5 रिंग आपस में पास आ गई, और जब ये एक्सपेंड करेंगी ना तो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं रुक पाती, नॉर्मल से थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सपेंड हो जाती हैं, उसे बोलते हैं रेयरफेक्शन। और जब वो ज़्यादा एक्सपेंड करती है तो आगे वाले पार्ट को कंप्रेस कर देती हैं और इसी तरह से एनर्जी आगे की तरफ प्रोपगेट हो जाती है। सही बात है? बोलो ये क्या ड्रामा है? ये कई सारी वेव सुपर इम्पोज भी हो रही है, रिफ्लेक्शन जो आ रहा है और ये जो आ रहा है, आगे पढ़ोगे इसी चैप्टर में। जब रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट आपस में सुपर इम्पोज होगा तो एक स्टैंडिंग वेव तैयार होती है। क्या तैयार होती है? बीच में हो गई थी ना, एक ही पोजीशन पे रुक गई थी, नहीं हो पा रही, वो उतना नहीं होगा, बस ठीक है, रोक दो, इसे भी पॉज कर दे। तो अब कोई 2-3 डिफरेंस बताओ जो आपने ऑब्जर्व किए हो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में। हाँ जी, बातें नहीं। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में क्या डिफरेंस नोटिस किए? हाँ, वो तो वही डेफिनेशन वाली बात हो गई। और एक क्रस्ट ट्रफ की फॉर्म में चल रही है, एक कंप्रेशन रेयरफेक्शन की फॉर्म में चल रही है। और बताओ, लॉन्गिट्यूडनल वेव में ना प्रेशर के डिफरेंसेस बनते हैं पूरे मीडियम में। जैसे जहाँ पर कंप्रेशन होगा वहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ रेयरफेक्शन होगा वहाँ प्रेशर नॉर्मल से भी कम हो जाएगा। सही बात है? ट्रांसवर्स में प्रेशर डिफरेंसेस नहीं बनते, बाकी आप आगे भी पढ़ोगे।
अब लिखो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हमें सीखने हैं वेव्स को आगे पढ़ने के लिए, और ये 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़े हैं। अब आप बोल दोगे नहीं सर हमने नहीं पढ़े, हमने कोविड के टाइम पे पढ़ाई करी थी ऑनलाइन, और साउंड चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं था। तो एक टर्म लिखो एम्पलीट्यूड, सुना होगा ये तो ऑसिलेशन में। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, हाँ चलेगा। बाकी क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिस्टेंस, मीन पोजीशन और क्रस्ट या मीन पोजीशन और ट्रफ के बीच का, वो वही है, पार्टिकल्स का मैक्सिमम ऑसिलेशन ही है। पहला तो लिख लो, एम्पलीट्यूड क्या है? इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द particle of the medium from their mean position. Next is wavelength. wavelength का सिंबल होता है लैम्डा। और ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ। ये बच्चों वाली डेफिनेशन है, आप अलग लिखें। लिखो wavelength is the distance between two such particle of the medium, two such consecutive particle of the medium which are oscillating in the same phase, which two such particles of the medium which are oscillating in the same phase, oscillating in the same phase। अब आप बोल सकते हो कि सर इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? अरे हाँ या ना, बोलो। ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज, PHASE। देखो ये एक ट्रांसवर्स वेव है, राइट है। वेव लेंथ वैसे तो नाम से क्लियर है, वेव की लेंथ। तो एक वेव के दो पार्ट होते हैं, उसमें क्रस्ट और ट्रफ दोनों आ जाता है। ये हुई हाफ साइकिल, ये हुई हाफ साइकिल, पूरी साइकिल मतलब ये हो गई, राइट है। हम कहते हैं ये डिस्टेंस मेजर करना, इसका क्या बोलें कि कहाँ से कहाँ मेजर कर रहे हो? तो इजी क्या होता है कि इस क्रस्ट से ये क्रस्ट मेजर कर लो, क्योंकि ओए इधर ध्यान, यहां से हम जितना आगे इधर गए हैं ना, यहां से भी हम उतना आगे इधर गए हैं। तो दो क्रस्ट के बीच का या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस भी वेवलेंथ ही बता देते हैं हम। सही बात है ना? पर अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम नन्हे मुन्ने राही तो है नहीं कि हम बोले दो क्रस्ट या दो ट्रफ। हम वो डेफिनेशन बोलेंगे जो 100% एक्यूरेट हो, हर कंडीशन में लग जाए। तो ऐसे दो कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स के बीच का डिफरेंस जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हो, जैसे मान लो अगर मैं यहां पर भी कोई एक पार्टिकल कंसीडर कर लूँ, ये पार्टिकल कंसीडर कर लिया मैंने। अब ये पार्टिकल है, या तो ये यहाँ पे ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा। अब मेरे को इसका अगला ऐसा पार्टिकल ढूंढना है जो सेम इसी फेज में हो। फेज मतलब उसकी लोकेशन भी वही हो और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम हो। जैसे मैं आगे गया थोड़ा सा तो मेरे को इस लोकेशन पे एक पार्टिकल मिल गया, पर इसका ना जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो अलग है। अगर ये पार्टिकल देखो, ये वेव आगे की तरफ मान लो प्रोपेगेट कर रही है, तो यहाँ क्रस्ट है, अगला क्रस्ट आगे बनेगा, ऐसे जाएगी ना, तो इस पार्टिकल को ऊपर जाना होगा, राइट है। यहाँ ट्रफ है, अगला ट्रफ आगे बनेगा, तो इस वाले पार्टिकल को नीचे जाना होगा। नई बात समझ में? ऐसे ही देख लो, ये यूं जा रहा है तो इसको तो नीचे मूव करना ही पड़ेगा। तो ये वो पार्टिकल है जो सेम लोकेशन पे तो है, पर डायरेक्शन ऑफ मोशन अलग है, मतलब फेज अलग है। 180 का फेज डिफरेंस आ गया, राइट। तो इस पार्टिकल को छोड़ देंगे और आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे, उसी लोकेशन पे एक और पार्टिकल मिलता है मेरे को। अब इसकी लोकेशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों सेम है, राइट है। तो ऐसे कोई भी दो कंसेक्यूटिव पार्टिकल हो सकते हैं, कोई भी दो कंसेक्यूटिव पार्टिकल जो सेम फेज पे बैठे हुए हैं, उनके बीच का डिफरेंस वेवलेंथ होगा। तो ये भी वेवलेंथ है, ये भी वेवलेंथ है। इसके अगले पार्टिकल भी ले सकते हो, इसके पिछले पार्टिकल भी ले सकते हो, क्रस्ट ले लो, ट्रफ ले लो। समझ गए क्या है वेवलेंथ? डिफरेंस बिटवीन टू सच पार्टिकल्स विच आर ऑसिलेटिंग इन सेम फेज। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो फ्रीक्वेंसी। The frequency of a wave is the number of particle oscillating in 1 second. Is the number of particle oscillating in 1 second.
चलो समझ तो गए। मैं अब आपके सामने दो वेव बना रहा हूँ, एक तो बनी हुई है, एक वेव और बना देते हैं। अब मेरे हिसाब से अब देखते ही पहचान जाओगे कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है किसकी कम है। ये टाइम एक्सिस है, ठीक है। और यहां बना दी मैंने एक और वेव। किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई? मान लो कि यहां पर 1 सेकंड हो रहा है एग्जैक्ट, टाइम एक्सिस है ना, तो इसी का प्रोजेक्शन आगे की तरफ ले लो, थोड़ा सा समझ गए। अब एक वेव तो इसकी यहां कंप्लीट हो गई, दूसरी वेव यहां कंप्लीट हो गई, तीसरी वेव यहां कंप्लीट हो गई, और चलो मान लेते हैं लगभग 4 वेव बन गई अप्रोक्सीमेटली। इसमें 1 सेकंड में एक ही ऑसिलेशन हुआ है, उसमें 1 सेकंड में 4 ऑसिलेशन हो गए कंप्लीट। नई बात समझ में? तो इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज हो गई, इसकी 1 ही हर्ट्ज हुई, राइट है। और आपने साउंड चैप्टर में पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा साउंड की शेलनेस उतनी ज्यादा, साउंड उतना पतला होता है ना। फ्रीक्वेंसी ज्यादा साउंड उतना पतला, फ्रीक्वेंसी कम साउंड हैवी हो जाएगा, सही बात है। इसीलिए बालकों के साउंड की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम होती है, गधे। बालिकाओं की नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। जैसे अगर मैं तेज बोलने लगूं तो इससे फ्रीक्वेंसी थोड़ी बदलेगी, लाउडनेस एम्पलीट्यूड बदलेगा, सही बात है। लेकिन अगर आवाज बदल दूं तो इससे फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी, सही है। बहुत तेज हो भाई तुम लोग, बहुत तेज टैलेंट। अच्छा इसका सिंबल लिख लेना, वी को पोलियो कर देना थोड़ा टेढ़ा, वो तो सिंबल मेरे को पता है, मैं बता रहा हूं बनाना कैसे। म्यू बना दिया, और लिख लेना इक्वल्स टू 1/t रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड पहले लिखवाना चाहिए था, अब लिखवाएंगे ही नहीं, क्या होता है टाइम पीरियड तो जानते हो आप लोग, एक ऑसिलेशन करने में जितना टाइम लग रहा है। जैसे इसका टाइम पीरियड कितना है 1 सेकेंड, उसका टाइम पीरियड कितना है 1/4 सेकेंड, राइट ना। अरे 1 सेकेंड में 4 वेव बन गई उसमें, क्यों हो तुम इतने तेज। नेक्स्ट अगली क्लास में करें क्या दोस्तों? वेव नंबर है, एंगुलर वेव नंबर है, वेलोसिटी है। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, भाग जाओ, एंजॉय करो, ज्यादा भी मत करना, ठीक है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।